डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। उससे पहले वाली क्लास में अपन ने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। दोनों टॉपिकों से संबंधित एक न्यूमेरिकल अपन याद करना चाहते हैं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन प्लस 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर 2 सेमी की दूरी पर स्थित विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु से सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहाँ पर दोनों आवेशों के परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव है। क्या आपने को दे रखा है? पहले सबसे पहले दिया V1 क्या कहता है? किसी एक आवेश का परिमाण Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6, 10 गुना 10 की घात -6 माइक्रोमीटर आ जाता है। तो क्या लिखते हैं अपन 10 गुना 10 की घात -6 कूलम मीटर होता है। माइक्रो का मतलब मल्टीप्लाई है 10 की घात -6। 2a विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन ने 2a से मल्टीप्लाई व्यक्त किया और 2a का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर। सारी जो मान है वैल्यूज है वो SI में लीजिए। जैसे SI है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। सेंटीग्राड होता है 10 की घात -2 मीटर। 2 गुना 10 की घात -2 मीटर 2a की वैल्यू। मध्य बिंदु से दूरी आपको दे रखी 7 सेंटीमीटर, इसलिए ये वैल्यू दे रखी है r की 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटी शब्द आ रहा है 10 की घात -2 मीटर। ये तो वैल्यू है। अपने को निकालना क्या है? प्रश्न में दे रखा है अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E अक्ष निकालना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्रश्नवाचक, और E निरक्ष निकालना है। ये ठीक। E अक्ष का फॉर्मूला अपन ने पीछे की क्लासों में पढ़ा। E अक्ष बराबर 2kp/r। अब आपको दिख रहा है यहाँ P, लेकिन P का फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था P बराबर Q गुना 2a। अगले ने डायरेक्ट P ने देखते Q और 2a, तो Q यहाँ दे रखा है 2a आगे रखा है, इसलिए अब ये फॉर्मूला ये हो गया E अक्ष बराबर 2 kp, P का मान
मान रखिए अपने Q गुना 2A बटे में R। ये वैल्यूज रखकर इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो Ex इक्वल टू K की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू दे रखी है 10 गुना 10 की घात 6 माइक्रोमीटर। 10 गुना 10 की घात -6 गुना 2A की वैल्यू ये 2 गुना 10 की घात -2 मीटर। ये इसका पुट कर दिया 2 गुना 10 की घात -2 मीटर डिवाइडेड बाय R का क्यूब है और R की वैल्यू है 60 गुना 10 की घात -2 मीटर। तो 60 गुना 10 की घात -2 क्यूब है तो फिर 60 गुना 10 की घात -2 फिर 60 गुना 10 की घात -2। ठीक, ये 10 की घात -6 10 की घात -2 10 की घात -2 10 की घात -2 -6 हो गए, कैंसिल आउट हो गया। -2 -2 4 -2 6। अब अपने पास ये एक जीरो से इसके बाद में अपने पास बचा है यहाँ पर 6 बचा है तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आ गया। ठीक, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया। ठीक, यहाँ पर इस 3 को कैंसिल करोगे तो ये आ गया 20 और इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 10। अब अपने पास ऊपर क्या बचा है अंश में और हेड में क्या बचा है। अंश में अपने पास 1 इंटू 10⁹9 और 10⁻²। तो 1 इंटू 10⁷7 बच गया अपना में से 2 से। और नीचे अपने पास बचा है एक जीरो तो ये है एक जीरो ये है। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 रुपए। ये 2 जीरो इसका मतलब प्लस की 2 घातें हैं, ऊपर जाएंगे तो माइनस की होगी और माइनस की हो गई तो Ex बराबर 1/6 इंटू 10⁵5। 1/6 1 में 6 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ गया 10 हो गई। 10 में 1 टाइम 4 बच गए 4 40 हो गए 40 हो गए 40 में 6 का भाग 6 बार चला गया फिर 4 बचे 6 इंटू 10⁵5। इसको अपन इस साइड खिसकाएंगे तो प्लस की घात इसलिए कम हो जाएगी और Ex बराबर 1.66 इंटू 10⁴। यूनिट आप जानते हैं तीव्रता जो वोल्ट पर मीटर। 1 यूनिट अपन ने पहले भी पढ़ाई है, हमेशा कोई फर्क नहीं सकता। यह आंसर अब अपने पास देखो दोनों दूरियां सेम दे दी थी। x पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, निरक्ष पर अपने को निकालनी है। तो अपने पास एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था Ex बराबर 2 गुना E निरक्ष 2 गुना E निरक्ष। x की वैल्यू ये वैल्यू निकालनी है तो E निरक्ष बराबर पक्षांतर अपन करेंगे Ex बटे 2 और ये अपने पास 1.66 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 10 की घात 4। 1.66 में 2 का भाग देंगे तो 0.83 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। यह अपना क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। इस पर आधारित क्वेश्चन हो गया। इससे आगे अपन टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण पर बल। टॉपिक क्या है? समरूप विद्युत
क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवों पर कार्यरत बल ये टॉपिक 2008 और 2009 में आया, काफी टाइम से नहीं आया, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इस टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान हो उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समरूप, सम यानी समान, रूप यानी एक जैसा। ये डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, ई वेक्टर में चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, डायग्राम को आप क्लियर सुनिए, विद्युत बिंदु ए बी स्थित है, जिसके बिंदु ए पर ऋणावेश -2 और बिंदु बी पर धनावेश +2 स्थित है। जैसा कि अपन जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आगमन की दिशा सदिश राशि है, उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की होती है। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कुछ कोण अपने को दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये कोण क्या है, थीटा। पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा होगा। आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कार्य करता है। धनावेश पर बल, धनावेश +2 पर बल F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर, Q E वेक्टर पहले भी पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, कोई विद्यार्थी सोचे मान लो नया स्टूडेंट है, E बराबर ये फॉर्मूला होता है F/Q0। E दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, चार्ज आवेश दे रखा है, तो F की वैल्यू Q0 है। यहां पर आपने कोई Q0 की जगह दे दिया तो Q × फिर ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल है, वो बल की दिशा F वेक्टर बराबर -2 E वेक्टर, प्लस की जगह माइनस आ गया। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की, जैसे कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं ओर और ऋणावेश पर बल बाईं ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायग्राम में भी दिख रहा है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी जा रही है। दोनों बल अपने को परिमाण में समान दिखाई दे रहे हैं, परिमाण Q E Q, लेकिन परिमाण समान, दिशा विपरीत, इसलिए परिणामी बल का मान 0 होगा। परिणामी बल तो 0 होगा, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होने के कारण इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, जो मैं डेट्स लाइन की, इसकी क्रिया रेखा यह, इसलिए किसका निर्माण कर देते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण कर देते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण। ये पॉइंट अपन ने कह दिया। ये कोण थीटा है तो निश्चित ही ये कोण थीटा होगा, संगत कोण। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला था, 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन फिर मैं यहां लिख देता हूं। बल आघूर्ण या बल युग्म, बल आघूर्ण या बल युग्म बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया
रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी बराबर को व्यक्त करते हैं फोर्स, टॉर्क। किसी एक बल का मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स, किसी एक बल का परिमाण हो गया और बलों की क्रियारेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ऐसी रेखा देखनी इस डायग्राम में जो दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लंबवत दूरी कौन सी होगी? BC। तो BC। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन से व्यक्त करते हैं। AB का मान हो गया 2a और अपने पास BC की वैल्यू है निकालनी है, इसमें जरूरत है। BC की वैल्यू है नहीं, एक वैल्यू अपने को दे रखी है। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा BC लंब हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो अपने को BC निकालना। अब अपने पास क्या तरीका रहेगा कि त्रिभुज में अगर आपको एक भुजा दे रखी हो और दूसरी भुजा निकालनी हो तो दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो, कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जरूर आएगा। जो भुजा ज्ञात करनी है उसको अंश में लिख लो, जो ज्ञात है उसको हर में लिख लो। तो हमें ज्ञात करना है BC। देखें, समकोण त्रिभुज ACB में डायग्राम में लिखा है ACB। BC हमें ज्ञात करना है तो BC को रखा अंश में और हर में वो भुजा रखनी जो ज्ञात है। ज्ञात भुजा अपने को डायग्राम में देखिए AB, BC बाई AB। BC क्या है? थीटा के सामने भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, लंब बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। BC बराबर AB साइन थीटा मल्टीप्लाई करते और AB की वैल्यू होगी 2a साइन थीटा। इसलिए अब अपना फॉर्मूला टो इक्वल टू QE into 2a sin theta। ओके, क्योंकि यू नो दैट, आप जानते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2a, Q इंटू 2, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इक्वल टू P। तो टो इक्वल टू P E sin थीटा, E sin। ये इक्वेशन समीकरण फर्स्ट ये फॉर्मूला। जैसा कि आप जानते हैं बल आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और इधर sin थीटा आ रहा है। तो sin थीटा सदिशों के कौन से गुणनफल में आता है? वज्रीय गुणनफल या सदिश गुणनफल में आता है। इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं तो PE sin थीटा, जैसे AB sin थीटा बराबर क्या? A क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सदिश रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, सदिश रूप में टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये भी कुछ नहीं होता है। ये समीकरण 2। और अब अपने इसमें विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। विशेष परिस्थिति क्या है वो देखें। पहली विशेष परिस्थिति स्पेशल केसेस, यदि P वेक्टर पैरेलल E वेक्टर, P वेक्टर पैरेलल E वेक्टर, अर्थात P और E समांतर होंगे तो
थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पी ई है, ये पी होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू हो गई 0 और थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया तो टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा इक्वल टू आ गया 0। इस स्थिति में कोई पद आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, अर्थात ये स्थायी संतुलन कहलाता है। कौन सा संतुलन है, स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थायी संतुलन भी खैर अभी आपको दूसरी तीसरी स्थिति को पढ़ते हैं, उसके बाद में लिखेंगे। यदि दूसरी स्थिति है, यदि P वेक्टर परपेंडिकुलर E वेक्टर, P और E एक दूसरे के लंबवत है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, E वेक्टर है, P वेक्टर ऐसे आ जाएगा तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री का कोण हो गया, अर्थात थीटा की वैल्यू है थीटा इक्वल टू 90 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। और उस केस में टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई आ गया, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, अधिकतम होगी। क्या होगी ये, अधिकतम बलाघूर्ण होगा। इस स्थिति में अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा। तीसरी स्थिति में हमारी वो यदि थर्ड स्थिति, यदि P वेक्टर तथा E वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों या प्रतिसमांतर हों तो थीटा की वैल्यू अर्थात थीटा इक्वल टू 180 और थीटा इक्वल टू 180 तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 इक्वल टू 0 अगेन और टो इक्वल टू पी साइन थीटा और ठीक क्या है 0। ये है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली स्थिति में टो की वैल्यू 0 आई, मैंने कहा अस्थायी संतुलन। तीसरी स्थिति में भी टो की वैल्यू 0 है, मैंने किया अस्थायी संतुलन। ऐसा इसलिए है, इस स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा जो आगे अपन पढ़ेंगे वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, इसलिए स्थायी संतुलन। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है,